हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। बड़ी कामयाबी पाने के लिए जीवन में छोटे छोटे बदलाव ज़रूरी हैं। बस यही है कि हमें अगर जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते हैं और बीच में ही उसको छोड़ देते हैं, या कई बार कोई एग्ज़ाम बीच में रह जाता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, तो फिर हम निराश होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। कई बार कुछ मैटर हो जाते हैं, पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। और बहुत सारी हाउस वाइफ है या लड़कियां हैं जो अपनी पढ़ाई को स्किप करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आप थोड़ा ही समय निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको समय ज़रूर निकालना है। अगर आप अपनी पढ़ाई को समय देंगे तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पाषाणकालीन सभ्यता। अब पाषाणकालीन सभ्यता का हमने फर्स्ट पार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता। मध्य पाषाण युग, इसका समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि ये 8,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी विद्वानों में इसमें मतभेद है। कोई 10,000 बीसी तक मानता है और कोई 8,000 बीसी तक इसको मानता है। मध्य पाषाण युग को हम होलोसीन युग के नाम से भी जानते हैं। होलोसीन युग यानी नए युग का उदय। इस समय को हम संक्रमणकालीन चरण के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कि इस समय पर जो पृथ्वी पर बर्फ़ की चादर से जो पृथ्वी ढकी हुई थी, अब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। पर्यावरण में बदलाव देखने को मिले, जलवायु में परिवर्तन हुआ, धरती थोड़ी सी गर्म हुई। और जब जलवायु गर्म और शुष्क हुई तो घास के मैदान बनना शुरू हो गए, और बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ भी बननी शुरू हो गई थी। और इससे जो शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, या स्तनधारी पशु जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। छोटे छोटे जीवों की भी संख्या में वृद्धि हुई और जानवरों को पालने की शुरुआत हुई। अब प्रश्न ये बनता है कि किस काल में पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो या पशुपालन की शुरुआत किस काल से होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो मध्य पाषाण काल होगा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी था, और मध्य पाषाण युग में उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। अब इस काल को हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ का जो अर्थ होता है वो होता है लघु और सूक्ष्म। अब माइक्रोलिथ लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण भी इसको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर पत्थर के छोटे छोटे उपकरण एवं औजार बनाए गए थे, और इन लघु पाषाणों की खोज 1867 ईस्वी में कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में की। अब विंध्य क्षेत्र हमारा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि जब नदियाँ बनना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि जो मनुष्य है, पहली नीड जीवन की क्या है? पानी है। तो मनुष्य गंगा के क्षेत्र की तरफ, यानी पूरा पाषाण काल में तो मनुष्य कंदराओं में, गुफाओं में रहता था। लेकिन जब नदियाँ आ गई तब मनुष्य नदियों के किनारे
रहने लगा। और जब नदियाँ बनी तो जाहिर सी बात है उसमें जीवन पनपेगा। तो मनुष्य ने क्या करा, मछली पकड़ना भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया। इसके अतिरिक्त लाल व पीले रंग का प्रयोग करना भी सीख लिया, यानी उन्होंने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना भी सीख लिया था। जैसे कि हमारा गेरू कलर जो होता है, लाल गेरू होता है और एक पीला गेरू होता है, तो उसका प्रयोग करना वो उस समय पर सीख गए थे। हाथ चक्की व सिलबट्टे के प्रमाण भी मिले हैं। अब सिलबट्टे के प्रमाण, जब शिकार करता था या पौधों का इस्तेमाल करता होगा तो उनको पीसने के लिए उसने सिलबट्टे का और हाथ चक्की का प्रयोग किया होगा। तो उस समय पे हमें हाथ चक्की व सिलबट्टे भी खुदाई के दौरान मिले हैं। इस तरह के उपकरण जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे माइक्रोलिथ समय के, माइक्रोलिथ यानी मध्य पाषाण काल के हैं। और इस समय पर जो उपकरणों की लंबाई होती थी वो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक की होती थी, यानी कि मनुष्य उन्हें हाथ में इजीली पकड़ सकता था। पुरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाता था, या बड़े बड़े औजार उपकरण उसने पत्थर के बनाए थे, लेकिन वह उसको इजीली कैरी नहीं कर सकता था। मध्य पाषाण युग तक आते आते मनुष्य ने छोटे छोटे औजारों को या उपकरणों को बनाना शुरू कर दिया था, जिन्हें वो इजीली अपने हाथ में पकड़ सके, शिकार करने के लिए या फिर पौधों जड़ों को खोदने के लिए या फिर भोजन की तलाश में अपना उन औजारों का वो प्रयोग करता था अलग अलग तरह से। अब इसके मुख्य स्थल वे वहाँ से प्राप्त साक्ष्य, बागोर, राजस्थान। अब जानवरों को पालने के प्रथम अवशेष, अभी ही हमने पढ़ा कि मध्य पाषाण युग में मनुष्य ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके जो प्रथम अवशेष हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, बागोर, राजस्थान से। इसके अतिरिक्त आदमगढ़ से भी हमें जानवरों को पालने के प्रथम अवशेष मिलते हैं, गुफा चित्र मिलते हैं, भित्ति अर्थात दीवार, यानी दीवार पर बने हुए चित्र भी हमें मिले हैं। लंगनाच, गुजरात। अब लंगनाच जो जगह है वो गुजरात में है और यहाँ पे मृतकों को दफनाने के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हमें कब्रें मिली हैं। छोटा नागपुर मध्य भारत से हमें पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। और कृष्णा नदी के दक्षिण में हमें गैंडा व जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाण युग से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो हमें पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब हमने लास्ट क्वेश्चन में जो अभी हमने करा उसमें था कि किस काल से, और यहाँ पर स्थल पूछा गया है कि कहाँ पर सबसे पहले पशुपालन के हमें अवशेष मिले। ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़, बागौर, छोटा नागपुर। तो ये हमें बागौर राजस्थान से मिले हैं। और अगर बागौर ऑप्शन में नहीं होता है और हमारा आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो आदमगढ़ भी हमारा सही उत्तर होगा। मृतकों को दफनाने के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, मध्य भारत, बागौर, लंगनाच। तो ये हमें लंगनाच गुजरात से प्राप्त हुए हैं।
लघु पाषाण उपकरणों की खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, कार्लाइल, सर जॉन ल्यूबर्ग। तो मध्य पाषाण युग में लघु उपकरणों की खोज खुदाई के दौरान किसने की थी? कार्लाइल ने। और उन्होंने ये खोज कब की थी? 1867 ईस्वी में। और कहाँ पर की थी? विंध्य क्षेत्र। और विंध्य क्षेत्र हमारा गंगा के मैदानी क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र हमारा इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि जब घास के मैदान बनने शुरू हुए, नदियाँ बननी शुरू हुई, तो मनुष्य नदियों के आसपास ही विचरण करने लगा। माइक्रोलिथ एज किसे कहा जाता है? पुरा पाषाण युग को, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, उपरोक्त सभी। तो माइक्रोलिथ एज जब छोटे छोटे उपकरण व औजार बनने शुरू हुए, तो वो कौन सा युग था? मध्य पाषाण युग। पृथ्वी पर घास के मैदान बनने की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पृथ्वी पर घास मैदान कब बने थे? मध्य पाषाण काल में, क्योंकि इसी समय पर पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल का जो हमारा समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर जॉन ल्यूबर्ग ने। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक थीम में किया, जो 1865 में प्रकाशित हुई थी। अब इंग्लिश में इसे प्री हिस्टोरिक थीम भी कहा जाता है। और इस काल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। नवपाषाण युग का मनुष्य विकासशील था। अब विकासशील क्योंकि यह तकनीकी का युग था। धीरे धीरे समय में बदलाव आ रहा था, जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा था, जब मनुष्य को अच्छा भोजन मिलेगा। मध्य पाषाण युग में जब मनुष्य केवल शिकार पर निर्भर नहीं था, अब उसे पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त होने लगा था। तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से उसके जो दिमाग है उसका विकास हुआ और मनुष्य और विचारशील बन गया, और किसी काम को कितने अच्छे तरीके से करना है वो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। और वो पत्थर के औजार और हथियार तो बनाता था, लेकिन अब वह उसमें निपुण हो चुका था। और इसके अलावा वो उन पे पॉलिश भी करने लगा था। पॉलिश करना, कलरिंग करना, यानी उन पर रंग करना, चित्र बनाना, ये सब नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गया था। और नवपाषाण काल में मनुष्य के मुख्य कार्य क्या थे? कृषि, पशुपालन, औजारों पर पॉलिश करना, मृद भांडों का निर्माण करना। यानी कि जब मनुष्य कृषि करने लगा तो जाहिर सी बात है कि अनाज को संरक्षित करने के लिए मृद भांडों का भी निर्माण आवश्यक हो गया। पत्थर का प्रयोग करना तो पूरा पाषाण काल से ही जानता था, लेकिन उससे उसने बर्तन बनाना भी शुरू कर दिया। वस्त्रों का प्रयोग करना सीख गया, क्योंकि जब कृषि आ गई तो मनुष्य ने कपास उगाना भी शुरू कर दिया। और कपास के हमें प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। कच्ची ईंटों के घरों में लोग स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। अब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण नहीं करता था, उसने अपना एक स्थायी निवास बना लिया था, यानी झोपड़ी बनाकर या फिर मिट्टी से, कच्ची ईंटों से घर बनाकर वो एक जगह पर रहने लगा था। इसके अतिरिक्त गेहूँ, जो कपास की कृषि के प्रथम अवशेष भी हमें नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। अब पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार के अलावा, यानी कि घुमंतू प्रवृत्ति का था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था और शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में उसने पशुओं को अपना पालतू बनाया, पशुपालन किया। और नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया
और उसे बीजों का ज्ञान हो चुका था कि बीजों से ही किस तरीके से कृषि की जाती है या फसल उगाई जाती है। अब प्रमुख स्थल व उनसे प्राप्त साक्ष्य हम पढ़ेंगे कि जो मेहरगढ़ में अब हम अलग अलग स्थलों के बारे में पढ़ेंगे नवपाषाणकालीन, जिनसे हमें अलग अलग तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ हमारा बलूचिस्तान में है, जो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ हमारा कहाँ पे स्थित है? सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के मध्य। यहाँ से हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर है, तो यहाँ से हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य भी मिलते हैं। कच्ची ईंटों से बने हुए घर, और उन घरों की जो आकार था वो कैसा था? आयताकार। सरकंडों से बने गोलाकार घर, यानी डंडों को खड़ा करके और उसे घास फूस से कवर करके इस तरीके के गोलाकार घर बनाए जाते थे। आयताकार घर यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग करके और उसको मिट्टी से चिनकर इस तरीके से घर उस समय पर बनाए जाते थे। और मिट्टी के बर्तन पॉलिश एवं चित्रित। भी आपको बताया कि मनुष्य विचारशील हो चुका था, विकासशील हो चुका था, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका था दिमाग का, तो उसने जो है मिट्टी के बर्तन बनाए और उन पर वह पॉलिश भी करता था और उन्हें चित्रित भी करता था। इसके अलावा जो उसने पत्थर के उपकरण व औजार बनाए, उसे भी उसने बेहतर तरीके से बनाना शुरू कर दिया और तेज़ धार वाले बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा उन पर भी उन्होंने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था। अब गेहूँ, जौ व कपास की खेती के प्रमाण हमें 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और अगर कपास की खेती के प्रमाण एग्ज़ाम में आता है तो आपका जो उत्तर होगा वो मेहरगढ़ ही होगा, क्योंकि सबसे पहले कपास कहाँ पर उगाई गई थी? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। चिरांद हमारा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और यहाँ पर हमें हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं। संगनकल्लू कर्नाटक, यहाँ से हमें राख के टीले मिले हैं। अब पुरापाषाण काल में जो कुरनूल की गुफाएं हैं, वहाँ मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, यानी वहाँ पर भी हमें राख के अवशेष मिले हैं। और संगनकल्लू नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से हमें बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं। और एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राख के टीलों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, और या राख के टीले किस काल से संबंधित हैं। तो ये हमारे नवपाषाण काल से संबंधित है। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें? ये संगनकल्लू कर्नाटक से। लाहुरा देव उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर। अब यहाँ से हमें धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। और 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ 7000 वर्ष पूर्व गेहूँ, जौ और कपास उगाई गई थी। और लाहुरा देव में 9000 वर्ष पूर्व चावल की खेती की गई थी। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि सबसे सर्वप्रथम भारत में कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अगर मेहरगढ़ और लाहुरा देव दोनों ऑप्शन में होते हैं तो आपका सही उत्तर लाहुरा देव होगा। और अगर लाहुरा देव और मेहरगढ़ में से कोई भी एक ऑप्शन होता है तो वो सही होगा, लाहुरा देव या फिर मेहरगढ़। और अगर धान की खेती से प्रश्न आता है तो लाहुरा देव करेक्ट होगा। और गेहूँ की, जौ की या फिर कपास की खेती से प्रश्न बनता है तो आपका सही उत्तर मेहरगढ़ होगा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। और दाउजली हेडिंग हमारा स्थित है असम में। वहाँ से हमें नवपाषाणकालीन उपकरण, वहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन और पत्थर के औजार मिले हैं। इसके अलावा हमें वहाँ से ब्लेड भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर रस्सियों से या थ्रेड से उन पर डिज़ाइनिंग की जाती थी, पत्थर के औजारों पर या फिर मिट्टी के बर्तनों पर। बुर्ज होम कश्मीर, वहाँ बुर्ज होम से हमें गर्त निवास, यानी लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। और कब्र में, यानी कि जब
यानी कि जब कोई मनुष्य मर जाता था तो उसको दफना दिया जाता था, और जो उसका पालतू होता था कुत्ता, तो उसको भी उसके साथ ही, जिंदा कुत्ते को नहीं, मतलब उसके मरने के बाद, कुत्ते के मरने के बाद उसे उसके स्वामी की कब्र में ही दफना दिया जाता था। तो ये जो हमें साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से हमें मिले हैं। और ये दाउजली हेडिंग में इस तरीके के उपकरण हमें मिले हैं। ये इस चित्र में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसमें रस्सियों से या फिर किसी थ्रेड से डिज़ाइनिंग इन उपकरणों के ऊपर की गई है। और ये हमारे ये इस तरीके से, ये जो सरकंडों पे बने हुए घर होते थे, या हमारे आयताकार घर जो कि मैंने आपको नॉर्मली गाँव में हमें देखने को मिल जाते हैं, आयताकार घर ईंटों से बने हुए और मिट्टी से जो चिनकर बनाए जाते हैं। तो और मनुष्य नवपाषाण काल में ये कृषि कर रहा है, ठीक है, और नदियों के आसपास लोग बसने शुरू हो गए थे, यानी स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य स्थायी रूप से कब निवास करने लगा था, तो नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा था। गुफ कराल, गुफ कराल कश्मीर में स्थित है, और यहाँ से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग गड्ढों के नीचे घर बना के रहा करते थे। पयमपल्ली, अब पयमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और वेल्लोर जिले में स्थित है। यहाँ से हमें नवपाषाणकालीन शैलचित्र पे पत्थर के उपकरण मिले हैं। अब नवपाषाणकालीन शैलचित्र, पुरापाषाण काल, हमारा जो पुरापाषाण काल से संबंधित जो शैल चित्र हैं वो हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और अगर नवपाषाणकालीन स्थल पूछा जाए तो वो है हमारा पयमपल्ली। गोदावरी नदी, दक्षिण भारत। अब गोदावरी नदी के पास से हमें पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के ब्लेड, मवेशी, भेड़ व बकरी पालन के अवशेष मिलती हैं। यानी कि यहाँ से हमें इन जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। पिकली हल, कर्नाटक। कुल्हाड़ियाँ, पिकली हल से हमें कुल्हाड़ियाँ, छेनी, टोटी वाले जलपात्र, धूसर, लाल बादामी रंग के मृद भांड, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, और बड़े बड़े मृद भांड अनाजों को संरक्षित करने के लिए बनाना शुरू कर दिया था। तो धूसर यानी ग्रे कलर, धूसर ग्रे कलर को कहा जाता है। और झोपड़ी के भीतर 3 पाषाण से बने चूल्हे के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पिकलीहल, कर्नाटक से मिलते हैं। यानी 3 पत्थरों को लगाकर चूल्हे का निर्माण किया जाता था। अब यहाँ पर हमें तीनों कालों से रिलेटेड, ये पुरापाषाण काल में इस तरीके से जो हमने हस्त कुठार पढ़ा था, हस्त कुठार के बारे में इसमें दिया गया है कि ये हाथ की कुल्हाड़ी कैसे बनाते थे। ये हमारा सिलबट्टा इस तरीके का होता था, और ये हमारे हैमर्स हैं जिसे हम हथौड़ा बोलते हैं, या फिर उस टाइम पर इसे वसूली भी बोला जाता था। और ये आपकी कुल्हाड़ियाँ हैं, हैंडिक्स है। इसके अलावा ये मछली पकड़ने के उपकरण कुछ इस तरीके से हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरह के, और सबसे ख़ास बात यह है कि जो मध्य पाषाण काल था या पूरा पाषाण काल था, उसमें मनुष्य जितने भी पत्थर व उपकरणों का प्रयोग करता था वे केवल उन्हें हाथ में पकड़ कर करता था। बाद में उसने उन पत्थर और उपकरणों में लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि उनमें आप उन्हें पकड़ने के लिए उसमें एक हैंडल लगाना
शुरू कर दिया, लकड़ी की बेंत लगानी शुरू कर दी जिससे वो उसको इजीली पकड़ सके। अब महापाषाणकालीन संस्कृति कुछ अलग नहीं है, ये नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आती है। और इस संस्कृति के जो साक्ष्य हैं हमें दक्षिण भारत की कब्रों की खुदाई के दौरान मिलते हैं। अब महापाषाणकालीन संस्कृति के जो अंदर यही था कि जो जहाँ पर मनुष्य निवास करता है वहाँ से दूर अलग से कब्रिस्तान में शवों को दफनाया जाता था, और शवों को दफनाने के बाद उनकी कब्र पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और चारों तरफ से भी उसे पत्थरों से कवर किया जाता था। और ये जो कब्रें हैं वृत्ताकार या चौकोर होती थी, यानी कि इस तरीके से ये वृत्ताकार और ये आपकी चौकोर। अब इसकी तरह छोटे पत्थर, मतलब बड़े बड़े पत्थर लगा दिए और फिर उसके ऊपर उस कब्र को बड़े एक पत्थर से कवर कर दिया। इसी तरीके से आयताकार कब्रों में भी किया जाता था या चौकोर कब्रों में भी इस तरीके से किया गया है। प्रमुख स्थल यानी कहाँ से हमें ये कब्रें प्राप्त हुई हैं? महाराष्ट्र नागपुर से, कर्नाटक मस्की से, आंध्र प्रदेश में जगह है नागार्जुन कोंडा, और तमिलनाडु आदि चेन्नलूर से। अब नवपाषाणकालीन संस्कृति के बाद हमारा आते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। और ताम्रपाषाण काल में मनुष्य तांबे का प्रयोग करना सीख गया था, यानी सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे धातु की खोज की और उससे वह औजार एवं उपकरण दोनों बनाने लग गया था। इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और इस काल के प्रमाण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें मिले हैं। और आज भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा होता है। अब हमें वहाँ पे कौन कौन से उपकरण मिले हैं? पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और टोटी वाले जलपात्र हमें तांबे के बने मिले हैं। अब हम इनसे संबंधित जो भी हमने मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? गेहूँ, मक्का, जौ, चावल। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? चावल, क्योंकि लाहुरा देव में कृषि 9000 वर्ष पूर्व की गई थी और मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पूर्व। तो सबसे पुराना जो अनाज है वो कौन सा है? चावल है। और ये इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लाहुरा देव से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब इन चारों कालों की अपनी अपनी खासियत है। पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकारी था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था और वह स्थायी रूप से निवास करने लगा था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि स्थायी जीवन की शुरुआत हमारी नवपाषाण काल से होती है। और ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने तांबे धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। नवपाषाण कालीन किस पुरास्थल से स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अब पिछले क्वेश्चन में हमने काल के बारे में पढ़ा कि किस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी और कहाँ से हमें प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए या किस जगह से। तो बुर्जहोम, लाहुरा देव, मेहरगढ़ और संगनकल्लू। तो प्रथम साक्ष्य जो स्थायी जीवन के हमें प्राप्त होते हैं वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है और सिंधु सभ्यता के लोगों ने भी यहीं पर निवास किया था। तो
यह सिंधु सभ्यता कालीन पुरस्थल भी माना जाता है। न्यूलिथिक या नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मैसन या सर जॉन ल्यूबर्ग? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? सर जॉन ल्यूबर्ग। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वह है प्रागैतिहासिक थीम या प्री हिस्टोरिक थीम। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1865 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने न्योलिथिक या नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया है। नवपाषाणकालीन पुरास्थल पिकली हॉल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो पिकली हॉल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में स्थित है। प्रागैतिहासिक थीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार्ल्स मैसन, डार्विन, कार्लाइल, जॉन ल्यूबर्ग? तो प्रागैतिहासिक थीम पुस्तक के लेखक हैं जॉन ल्यूबर्ग। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल? तो बर्तन बनाने की जो कला है या मृद भांडों का जो निर्माण है वह हमारा नवपाषाण काल में शुरू हुआ। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जिस काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया उसी काल में मनुष्य खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। तो वह कौन सा काल था? नवपाषाण काल। गर्त निवास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, नेवासा, गुफकराल या संगनकल्लू? तो यह साक्ष्य हमें प्राप्त हुए गुफकराल। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? या मृतक या शवाधानों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लाहुरा देव, पिकली हॉल, ब्रह्मगिरी या बुर्ज होम? तो ये हमें बुर्ज होम से मिलते हैं और बुर्ज होम भी कश्मीर में ही स्थित है। यानी गुफकराल और बुर्ज होम दोनों से ही हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा शवाधानों के साथ कुत्ते दफनाए जाने के अवशेष हमें बुर्ज होम से मिले हैं। यानी इस तरह की हमें कब्र वहाँ से प्राप्त हुई है जिन पर स्वामी संग उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। राग का टीला किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से संबंधित है? कुरनूल की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, गारो पहाड़ियाँ? तो नवपाषाण कालीन पुरास्थल कौन सा था? संगनकल्लू। और कुरनूल की गुफाएं से हमें पुरापाषाण कालीन राग के अवशेष हमें मिले हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आग की खोज मनुष्य ने कर ली थी पुरापाषाण काल में ही। और संगनकल्लू से हमें बड़े बड़े राग के टीले प्राप्त हुए हैं। भारत में कहाँ से कांसे व तांबे की कुल्हाड़ियाँ हमें मिली हैं? नेवासा, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी, नवदा टोली व कुरनूल? तो ये हमें कहाँ से मिली है? ब्रह्मगिरी व नवदा टोली से। अब ब्रह्मगिरी हमारा कर्नाटक में स्थित है और नवदा टोली हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। महापाषाण काल का संबंध किससे है? उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत? तो महापाषाण काल का संबंध जो है हमारा दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में ही हमें ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर मनुष्य को दफनाए जाने के बाद उसकी कब्र पर बड़ा सा एक पत्थर रख दिया जाता था। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है?
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो अभी मैंने बताया कि नवदरदोली कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई को स्किप मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।